हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 को समाप्त कर लिए थे और कल की क्लास में हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक। बाकी यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। उसमें आप सभी को सभी चीज़ें मिलता है, ठीक है, जो भी बोर्ड के लिए जरूरी है वो सभी चीज़ें मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक था वो सबसे पहला टॉपिक था हिंद चीन जो क्षेत्र है उसके बारे में जानना कि हिंद चीन क्या था, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। वो एशिया के किस दिशा की ओर पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने हिंद चीन के बारे में जाना था, ठीक है। और दूसरा था कि हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ठीक है। यहाँ पर हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन से देश हिंद चीन में गए थे व्यापारिक कंपनियों के लिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले कौन, पुर्तगाली गया था, फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद इंग्लैंड गया था और लास्ट में फ्रांस गया था, ठीक है। तो ये सभी देश क्या किए, जाकर वहां पर व्यापार किए थे। उसके बाद तीसरा था कि हिंद चीन में फ्रांस द्वारा किए गए कुछ कार्य किए गए थे हिंद चीन के द्वारा, हिंद चीन में मतलब फ्रांस के द्वारा किया गया था कार्य, जिसमें क्या कौन सा कार्य किया गया था। सबसे पहले तो फ्रांस के लोगों ने वहां पर हिंद चीन में खूब शोषण किए थे। शोषण करने के बाद मतलब बंदरगाहों, वहां के किसानों, वहां के मजदूरों का खूब शोषण किए, वहां के जो संसाधन थे उनका भी खूब शोषण किया। फिर उसके बाद क्या किया कि उसको जरूरत पड़ा, उसको मतलब कृषि करवाना था, ठीक है। कृषि का खेती हिंद चीन में उसको करवाना था। जैसे भारत में क्या नील का खेती करवाता था, उसी प्रकार से हिंद चीन में उसको कृषि का खेती करवाना था, जिसके कारण उसने क्या किया कि नहर और जल का समुचित मतलब व्यवस्था किया। फिर उसके बाद जो भी जहाँ पर दलदल जो भूमि थी, जहाँ पर खेती नहीं होता था, फसल नहीं उपजता था, उसके लिए क्या किया उसने, उसका भी व्यवस्था किया। जो जंगल थे, जंगल को भी काट कर वहां पर भी कृषि भूमि को बढ़ाया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया, ठीक है। और वहां के जो बच्चों को शिक्षा दिया जाता था वो फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दिया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ, उन लोगों को लगा कि कहीं हमारे ही भाषा ये लोग पढ़कर हम पर ही कहीं हमारे ही विरुद्ध ना कोई षड्यंत्र रच दे। इसलिए उन लोगों ने, जो वहाँ के स्थानीय बच्चा थे, वहाँ के पढ़ने वाले हिंद चीन के, तो उनको लास्ट की परीक्षा में फेल कर दिया जाता था। अंतिम परीक्षा में जब अंतिम परीक्षा होता था तो उसमें क्या कर दिया जाता था, फेल कर दिया जाता था। जैसे क्या होता है 10वीं का जब लास्ट परीक्षा पड़ता है, मतलब उस पर फेल कर दिया जाता था वहाँ पर, ठीक है। तो इन 3 चीजों के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा किए थे, जो कि हमने आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ध्यान से देखिए आज का टॉपिक क्या है, आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार, हिंद चीन में फ्रांस के लोग कैसे हैं, उनका प्रसार कैसे हुआ, कुछ न कुछ करके तो आए होंगे, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य, हिंद चीन जो क्षेत्र है उसमें उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, उसको उपनिवेश किस लिए बनाया था। जो फ्रांस देश कब्जा किया था हिंद चीन पर, आखिर उसको उपनिवेश क्यों बनाया था, क्या कारण था। तीसरा चीज पढ़ेंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, हिंद चीन में बाद में क्या हुआ, जब यह सब शोषण कर लिया तो उसके बाद राष्ट्रीयता का विकास हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जगा। उसके बाद क्या हुआ, वो लोग फ्रांस के लोगों से छूट गए, ठीक है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ। आइए देखिए, सबसे पहला है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1747 में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से अनाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाया, ठीक है। अनाम के साथ क्या क्या राजनीतिक संबंध बनाया। अनाम क्या था, अनाम एक क्षेत्र था जो कि वियतनाम का क्षेत्र था, ठीक है। वियतनाम, उसमें कहे थे 3 देश आते हैं, एक लाओस और एक कंबोडिया और एक वियतनाम, जिसमें से अनाम अनाम क्षेत्र किसका है, तो वियतनाम का क्षेत्र है अनाम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है फ्रांस की 1747 ईस्वी में क्या करता है, फ्रांस ने व्यापार करने के उद्देश्य से क्या करता है, अनाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाता है। दूसरा होता है कि 1787 ईस्वी में, ठीक है, 1787 ईस्वी में फ्रांसीसी सहायता से कोचिंग चीन का राजा विद्रोह दबाने में सफल रहा, फलतः दोनों में संधि हो गई। कहने का अर्थ है कि वहाँ के राजा जो थे, जैसे हिंद चीन के जो राजा थे, उनसे वहाँ के जो जनता था हिंद चीन का, वो परेशान हो गया था, ठीक है। तो जिसके कारण क्या किया, वो विद्रोह क्रांति करना शुरू किया है। तो क्रांति जब वो करना शुरू किया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जब विद्रोह करना शुरू किया वहाँ का जनता, तो क्या किया, ये जो फ्रांस के लोग थे ये सहायता कर दिए कोचिंग चीन को, ठीक है। कोचिंग चीन को क्या किया, सहायता कर दिए, जिसके कारण यह क्या किया, उस विद्रोह को दबा दिया,
और एक कोचिंग चीन क्या था, एक क्षेत्र था, ठीक है। ये कोचिंग चीन क्या था, एक क्षेत्र था वहां का, ठीक है, वियतनाम का। तो 1787 में क्या करता है, फ्रांस के जो लोग हैं वो सहायता कर देते हैं कोचिंग चीन के राजा को, कि आप कोचिंग चीन के राजा को सहायता कर देते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए, तो वहां के जनता विद्रोह जब उत्पन्न करता है उसको दबाने के लिए सहायता कर देता है। तो सहायता कर देने के बाद क्या होता है, कोचिंग चीन के राजा खुश हो जाते हैं कि फ्रांस के लोगों ने हमारा मदद किया, इसलिए इनको हम यहाँ पर फलता दोनों क्या संधि हो गया। संधि हो गया मतलब ये इन लोगों तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, तो व्यापार करने के लिए इन लोगों को जगह दे दिया कोचिंग चीन वाले ने, ठीक है, कोचिंग चीन का राजा। तीसरा पॉइंट कहता है कि फ्रांस ने सैन्य बल पर, सैन्य मतलब सेना के शक्ति पर, सेना के बल पर 1862 में अनाम की संधि के लिए बाधा क्या करा है, बाध्य किया। क्या किया, बाध्य किया। यहाँ पर क्या करता है, ऊपर करता है कि व्यापार के उद्देश्य से तो आता है 1747 में, लेकिन वहां पर केवल राजनीतिक संबंध बनाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करता है कि फ्रांस ने सैन्य बल पर, सेना के शक्ति के बल पर 1862 में अनाम की संधि के लिए बाध्य कर दिया, संधि के लिए बाध्य किया, ठीक है। मतलब कि तुम मुझसे संधि करो और मुझे यहाँ पर रहने दो, मुझे यहाँ पर व्यापार करने दो, ठीक है, इसलिए बाध्य कर दिया। किस चीज के बल पर, तो सेना के बल पर। कौन किया बाध्य, फ्रांस के लोगों ने किया, ठीक है, अनाम को संधि के लिए। अगला पॉइंट कहता है कि 1863 में फ्रांस कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया, ठीक है। 1863 में क्या होता है, कंबोडिया इसके संरक्षण में हो जाता है, ठीक है। कंबोडिया का अब अधिकार इसका हो गया, फ्रांस का अधिकार क्या हो गया, कंबोडिया पर हो गया। देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे करते करते अब कंबोडिया पर अधिकार कर लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पर कोचिंग चीन के राजा को मतलब कर देता है क्या, खुश कर देता है और उसको वहां पर रहने के लिए जगह मिल जाता है व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है कि अनाम पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। अनाम पर कब्जा करने के बाद क्या होता है कि 1863 में क्या करता है, कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया, कंबोडिया पर अधिकार कर लिया। 1884 में क्या किया, फ्रांस ने अनाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। यहाँ पर क्या करता है, संधि के लिए बाध्य करता है अनाम को, और यहाँ पर 1884 में क्या करता है, अनाम को अपना संरक्षित राज्य बना लेता है, ठीक है। संरक्षित राज्य बना लेता है, ये उसका राज्य हो गया, ठीक है। फ्रांस के लोगों का ये राज्य हो गया, संरक्षित राज्य यानी कि उनका राज्य हो गया, ठीक है, फ्रांस के लोगों का, ठीक। उसके बाद 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपने संरक्षण में ले लिया, ठीक है। यहाँ पर कंबोडिया को 1863 में अपने संरक्षण में ले लिया और 1904 में लाओस को भी अपने संरक्षण में ले लिया। और हम क्या बताए थे कि हिंद चीन के क्षेत्र में कुल 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। 2 पर क्या करता है, कंबोडिया और लाओस पर कब्जा कर लेता है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधिकता में आ गया। दोस्तों यहाँ पर अधीनता होगा, ठीक है, क्या हो गया, अधीनता में आ गया, ठीक है। अधीनता में मतलब उसके अंतर्गत आ गया, उस पर उसका कब्जा हो गया, ठीक है। इस तरह क्या होता है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, शुरू में ही क्या होता है, संपूर्ण हिंद चीन पर कब्जा कर लेता है फ्रांस, ठीक है। हमने क्या क्या देखे कि 1747 में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से क्या होता है, अनाम के राजनीतिक संबंध में बनाया, अनाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाया, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा में है कि फ्रांसीसी की सहायता कर देता है, ठीक। फ्रांसीसी क्या करता है, कोचिंग चीन के राजा को सहायता कर देता है लोगों को विद्रोह को दबाने में, जिसके कारण वहाँ के राजा खुश हो जाते हैं और उनको व्यापार करने का और भी मतलब क्या होता है, जब कोई खुश हो जाता है तो क्या, उसको व्यापार करने के लिए और भी खुला छोड़ दिया, ठीक है। फलतः दोनों में संधि हो गया। उसके बाद क्या करता है, फ्रांस ने सैन्य शक्ति के सेना के बल पर 1862 में अनाम को अपने संरक्षण में ले लिया, अनाम को संधि के लिए बाध्य कर दिया। 1863 में कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया और 1884 में फ्रांस ने अनाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया, ठीक है। 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपने संरक्षण में ले लिया, ठीक है। और इस प्रकार 20वीं शताब्दी तक क्या होता है, 20वीं शताब्दी के शुरू में ही हिंद चीन का पूरा क्षेत्र फ्रांस के कब्जा में हो जाता है। तो ये हम लोगों ने पहला टॉपिक देखे कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक था कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य क्या था। हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था, उपनिवेश बनाने का क्या उद्देश्य था। उपनिवेश क्या होता है, जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। अब फ्रांस हिंद चीन पर कब्जा किया तो हिंद चीन क्या कहलाएगा, फ्रांस का उपनिवेश कहलाएगा, ठीक है। तो हिंद चीन के आखिर हिंद चीन पर कब्जा किया था तो उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहला उद्देश्य था कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे वहां पर व्यापार करने, फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद इंग्लैंड, फिर उसके बाद इंग्लैंड को ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रांस आया था। तो ये सब तो पहले से वहां पर व्यापार कर रहे थे और फ्रांस मतलब इस उद्देश्य से नहीं आया था कि हम जाकर वहां पर हिंद चीन को क्या करेंगे, अपने संरक्षण बना लेकर अपना अधिकार उस पर कर लेंगे, इस उद्देश्य से नहीं, वहां यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से गया था, ठीक है। हिंद चीन में क्या गया था, फ्रांस व्यापार करने के उद्देश्य से गया था।
इन दोनों को देखकर, डच और ब्रिटिश को देखकर क्या कर रहा था, व्यापार करने के उद्देश्य से गया था। तो इसका पहला उद्देश्य क्या था कि डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का मतलब समझ सकते हैं कि टक्कर देने के लिए गया था। ठीक है, इन दोनों कंपनियों को क्या टक्कर देने के लिए गया था। ठीक है, ये तो पहले से वहां पर गए थे और फ्रांस भी सोचा कि हम भी जा रहे हैं वहां पर व्यापार करेंगे और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पिछवा देंगे। कंपटीशन चल रहा था इन सभी देशों के बीच। तो ये दोनों तो पहले से गए थे, बाद में फ्रांस गया और उसको क्या करना था, सबसे पहला उसका प्रारंभिक उद्देश्य था कि डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। ठीक है, उनका टक्कर देना था। ठीक है, फ्रांस को पहला ये उद्देश्य था। दूसरा था कि फ्रांस को उपनिवेश को कच्चा माल, कच्चा यहाँ पर गलत है, ठीक है, कच्चा माल की आपूर्ति होती थी। ठीक है, फ्रांस को क्या होता था, उपनिवेश से मतलब हिंद चीन उसका उपनिवेश था, तो हिंद चीन से कच्चा माल की आपूर्ति होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध थे। जब कच्चा माल जैसे कह सकते कुछ सूते, यदि कपड़ा है तो उसे कपड़ा भी वहां पर उपलब्ध हो जाता था और उसे बेचने के लिए भी वहां पर बाजार उपलब्ध होता। ठीक है, क्या होता था, ऐसे समझिए कि वहां पर उसे कपड़ा भी मिल जाता था, उसके उपनिवेश से हिंद चीन से उसके कपड़ा भी मिल जाता था और कपड़ा को बेचने के लिए वहां पर बाजार भी मिल जाता था। तो यही कह रहा है कि फ्रांस को उपनिवेश से क्या होता था, कच्चा माल की आपूर्ति होता था, मतलब कपड़ा भी उसे मिल जाता था एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। ठीक है, उत्पादित मतलब जो वस्तु बनता था, जैसे कपड़ा बनता था, जैसे कपड़ा बन गया तो उसके लिए क्या है, वहां पर बाजार भी उपलब्ध होता था। ठीक है, तो समझ गए। तीसरा टॉपिक देखिए, तीसरा था है कि पिछले समाज को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। उन लोगों का कहना था कि हिंद चीन क्या है कि हिंद चीन सभ्य में पीछे है, हिंद चीन मतलब बहुत पीछे है। ठीक है, यूरोपीय और हिंद चीन क्या है, बहुत पीछे है। पिछले समाज को सभ्य बनाना मतलब जो है ना, हिंद चीन क्या है, पिछले समाज में मतलब था। ठीक है, वो बहुत अभी उसके पास मतलब कह सकते हैं वो सभ्य नहीं था। ठीक है, सभ्य मतलब अच्छा नहीं था। तो उसका उद्देश्य यही था फ्रांस के लोगों का कि हम लोगों को क्या है, इसको सभ्य बनाना है, अच्छा बनाना है और विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित यह दायित्व था। ठीक है, जो विकसित यूरोपीय में, यूरोप क्या है, एक महादेश है, तो यूरोप में जो भी देश विकसित है उनका यह स्वघोषित दायित्व था कि जो पिछला समाज है उसको क्या करना है, सभ्य बनाना है। जो पिछला समाज है उसको सभ्य बनाना है। इसका क्या अर्थ निकलता है कि पिछले समाज को सभ्य बनाना। ठीक है, विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। यूरोप क्या है, एक महादेश है, यूरोप के अंतर्गत जो भी देश आते हैं, जो भी विकसित देश आते हैं, उनका यह उद्देश्य था, उनका यह कर्तव्य था। इसीलिए यहाँ पर स्वघोषित लिखा गया है कि उनका अपना यह कर्तव्य था कि उनको क्या करना है, सभ्य बनाना है। ठीक है, तो इस चीज को किसने उठाया था, फ्रांस ने उठाया था हिंद चीन के लिए। ठीक है, तो हिंद चीन के उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य यही था कि सबसे पहला उद्देश्य था कि डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का टक्कर देना था। ठीक है, इसका पहला उद्देश्य। दूसरा था कि वहां पर इसे कच्चा माल भी मिल जाता था और उसके लिए बाजार भी मिल जाता था। तीसरा था कि इसे सभ्य बनाना एवं विकसित यूरोपीय का स्वघोषित दायित्व। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक कहता है हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। आखिर हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, अब कोई भी देश आता है सबसे पहले क्या, वहां पर शोषण करता है, फिर उसके बाद वहां के लोगों में क्रांति या राष्ट्रीयता का भावना जगता है, राष्ट्रवाद का भावना जगता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगता है। तो यही है कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, जब वहां पर वहां के लोगों में देश की भावना कैसे जगाया गया, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो 1930 में फान बोई चाउ कौन थे, वहां पर एक व्यक्ति थे फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। क्या की स्थापना की, जिसके नेता जो थे वो कुआंग दे थे। ठीक है, जिसके नेता कौन थे, जिसके नेता कुआंग दे थे। 1903 में क्या होता है कि फान बोई चाउ जो कि हिंद चीन का एक व्यक्ति था जिसने दुई तान हुई, ये सब भाषा जो है ना हिंद चीन का है। ठीक, फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ठीक है, तो उस दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया, तो फान बोई चाउ ने किया। इसके नेता कौन थे, तो कुआंग दे थे। ठीक है, एक व्यक्ति ने इसका स्थापना किया और दूसरे व्यक्ति को क्या बनाया गया, उसका नेता बनाया गया। जैसे कि स्थापना किसने किया, फान बोई चाउ ने किया और इसका नेता कौन बना, तो इसका नेता कौन, यहाँ पर क्या लिखा है, कुआंग दे बने थे। ठीक है, उसका स्थापना 1903 में हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना की। कहने का अर्थ है कि फान बोई चाउ ने एक पुस्तक लिखी जिसमें क्या है, उन्होंने बताया कि फ्रांस जब से मतलब हिंद चीन के देशों पर कब्जा किया है तब से कितना लॉस हुआ है। जैसे उसमें वियतनाम भी आता है तो वियतनाम का कितना लॉस हुआ है, तो इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को यह समझाया गया कि फ्रांस नहीं जाएगा तो और भी लॉस होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, फान चू त्रीना राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किए।
एक फानचू त्रिना थे जो कि वो भी वहीं के थे, हिंद चीन के थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन के राष्ट्रवादी कहने का अर्थ है कि देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाया जा रहा था लोगों में। तो उसी समय क्या हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि जब फ्रांस को हटाया जाएगा, जब फ्रांस यहाँ से चला जाएगा तो राजतंत्रीय स्वरूप को यहाँ से हटा दिया जाएगा। राजतंत्रीय स्वरूप कहने का अर्थ है कि केवल कह सकते हैं कि राजा के हाथ में जिसमें शक्ति होता है तो वो राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। मतलब किसने किया? फानचू त्रिना ने। गणतंत्रवादी जिसमें जनता के हाथ में शक्ति होगा वही व्यवस्था हिंद चीन में रहेगा। ठीक है, तो फानचू त्रिना ने सब ऐसे वहां के व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन के समय ही राजतंत्रीय व्यवस्था को, राजतंत्रीय जो स्वरूप था, व्यवस्था था, उसको गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किए। ठीक है, तो गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किसने किया? तो फानचू त्रिना ने किया। ठीक है, ये क्या थे? राष्ट्रवादी थे। तो ये राष्ट्रवादी आंदोलन के समय ही क्या किए? राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किए। ठीक, उसके बाद वियतनाम के छात्रों ने वियतनाम कुआन फूक हुई। क्या है कि वियतनाम के जो छात्र थे, वियतनाम क्या था? वहां का एक क्षेत्र था, वहां का एक देश था। ठीक है, हिंद चीन का। तो वहां के जो छात्र थे उन्होंने क्या किया कि कुआन फूक हुई। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। क्या किया? इसका स्थापना किए कि वहाँ के जो छात्र थे उन्होंने क्या किया? वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, वियतनाम को मुक्ति चाहिए तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, वहाँ की भाषा में कुआन फूक हुई। ठीक है, और उसको हम समझ सकते हैं वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। ठीक है, तो छात्रों ने क्या किया? कुआन फूक हुई यानी कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किए थे। वहां के छात्रों ने क्या किया? कुआन फूक हुई यानी कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की है। ठीक है, उसी में कहा है यहाँ पर कि 1914 में वियतनाम के देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। ठीक है, जो वियतनाम के देशभक्त थे, जिनके अंदर क्या था? देश के प्रति प्रेम था, तो देशभक्त थे, उन्होंने क्या किया? वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, यह इसलिए बनाया गया ताकि देश के लोगों में क्या हो, और भी देश के प्रति प्रेम की भावना जगे। ठीक है, बिना प्रेम की भावना के हम किसी भी देश को उसके उपनिवेश से हटा नहीं सकते। ठीक है, जैसे फ्रांस वहां पर कब्जा किया था, तो फ्रांस को जब तक हिंद चीन के देशों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगता तब तक फ्रांस वहां से हटता नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया गया ताकि देश के लोगों में और भी प्रेम की भावना जगे। उसका अगला पॉइंट है कि 1917 में न्यूगन आई कोक यानी हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में समयवादियों का एक गुट बनाया। ठीक है, वियतनामी छात्र ने पेरिस में समयवादियों का एक गुट बनाया। क्या न्यूगन आई कोक, जो कि 1917 में हो चिन मिन कहने का था, हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने क्या किया? पेरिस में समयवादियों का एक गुट बनाया। ठीक है, समयवादियों का गुट किसने बनाया? तो एक वियतनाम के एक छात्र था जिसका नाम था हो चिन मिन। ठीक है, 1925 में हो चिन मिन 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। ठीक है, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया? हो चिन मिन ने किया। कब किया? 1925 में किया था। ठीक है, 1930 में क्या हुआ कि वियतनाम कांग सान देंग वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, 1930 में क्या हुआ कि वियतनाम कांग सांग देंग यानी कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, जिसे वियतनाम कांग सांग देंग यानी कि कहने का अर्थ है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक है, तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो 1930 में, उसी प्रकार से वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन 1925 में किसने किया? हो चिन मिन ने किया। ठीक है, तो ये सभी हो गया। ठीक, 3 टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़े। पहला तो फ्रांसीसी का प्रसार हिंद चीन में जो हुआ था, दूसरा कि उसको उपनिवेश बनाने का क्या उद्देश्य था, और तीसरा क्या पढ़े कि वहां के लोगों में जो राष्ट्रवाद का भावना जगा, उसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। ठीक है, तो इससे संबंधित चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न को। ठीक है, देखिए यहाँ पर आज की क्लास से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, आज जो हम लोगों ने पढ़े उससे संबंधित कुछ प्रश्न जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, या तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि फ्रांस ने कंबोडिया पर अधिकार कब किया? ठीक है, अभी हम थोड़ा देर पहले बताया। दूसरा है कि फ्रांस ने नाम को कब अपना संरक्षित राज्य बना लिया? ठीक है, वो भी बताएं। तीसरा है कि दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया? ये भी बताए हैं। ठीक है, सबका आपको आजादी जवाब देना है। ठीक है, तो चौथा है कि दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन के नेता कौन थे? 5 नंबर प्रश्न है कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया? ठीक है, तो आज की क्लास से संबंधित कुछ प्रश्न दिए थे। ठीक है, बाकी यदि आपको इसका पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया गया है उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, आपको ये सभी मिलेगा। ठीक है, बोर्ड से संबंधित जो भी चीजें होगा सभी मिलेगा। ठीक है,
बाकी यहाँ तक जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।